मायबोली कोचिंग क्लास के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 10th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी नेक्स्ट लेसन हम लोग आज देखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम जो लेसन देखने जा रहे हैं वो एक्चुअली एक नाटिका है। इसका नाम है मुकद्दमा। यहाँ मैंने लिखा है मुकद्दमा। मुकद्दमा का मतलब, मुकद्दमा हम किसको कहते हैं? जब कोर्ट में कोई किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है और कोर्ट में जो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चलता है उसे जज बैठे हैं, एक वकील आ रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, दूसरे वकील कुछ आ रहे हैं, कुछ आरोपी वहाँ बैठे हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसको हम आज की भाषा में मुकद्दमा कहते हैं कि मुकद्दमा चल रहा है, कोर्ट में जो चलता है। लेकिन जब पुराने ज़माने में जब कोर्ट नहीं हुआ करते थे तब राजे महाराजाओं के सामने ये मुकदमे चलते थे। जैसे राजा बैठा है और राजा के सामने उनके मंत्री जो है वो बताते थे कि ये इस विषय में अपने को आज आपको हम बताने जा रहे हैं, तो किसका सही है किसका गलत है ये आप बताइए। और उसके बाद में जिसका सही है या गलत है, राजा अगर किसी का गलत है तो राजा उनको सजा देते थे, अगर जिसका सही है उसको इनाम देते थे। तो इस तरह के मुकदमे चलते थे। तो अभी ये जो मुकदमा है, ये मुकदमा ये एक नाटिका है। ये नाटिका में कौन कौन से पात्र हैं? एक महाराज है, एक मंत्री है, हवा नाम का एक कैरेक्टर है, पानी नाम का एक कैरेक्टर है और कुछ लोग हैं। महाराज का दरबार इस तरह का स्टेज बना हुआ है और उस स्टेज में ये लोग बैठे हुए हैं। अब ये नाटिका किसने लिखी है? गोविंद शर्मा ने लिखी है। अब गोविंद शर्मा जी का जन्म हुआ था 1946 में संगरिया राजस्थान में, और उन्होंने बहुत सारी बाल कहानियाँ, बाल उपन्यास, नाटक, उसके बाद में व्यंग लिखे हैं, किसी की जीवनी लिखी है, जीवनी का मतलब है बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने लघु कथाएं लिखी हैं। बहुत सारा उनका जो योगदान है वो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है। उनकी प्रमुख कृतियां अगर मैं आपको गिनाऊं तो वो है दीपू और मोती, डोबी और राजकुमार, ये बाल उपन्यास है। हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, ये कहानी संग्रह है। नाटक लिखे उन्होंने, उसका नाम है नया बाल दिवस, ये नाटक संग्रह है। कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंछी, ये व्यंग्य संग्रह है। इसे बहुत सारे अपना जो योगदान है वो गोविंद शर्मा जी ने यहाँ दिया है। आज गोविंद शर्मा जी की एक नाटिका हम लोग आज यहाँ देखने जा रहे हैं। ये नाटिका में क्या है? नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। एक्चुअली क्या हो जाता है कि प्रदूषण, ये हम जानते हैं कि हम लोग बताते हैं कि बहुत सारा पोल्यूशन, जिसको हम आदत पड़ गई है हमको इंग्लिश में बात करने की, तो एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन, मतलब हवा का पोल्यूशन है वो अपन देखते हैं। उसके बाद में पानी में आजकल बोलते हैं हम लोग पोल्यूशन है। पोल्यूशन का मतलब प्रदूषित पानी है या फिर प्रदूषित हवा है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? कौन हवा और पानी को प्रदूषित करता है? इस विषय पर इस नाटक में बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगर कोई शब्द आपको कठिन आता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, यहाँ पर बता ही दूंगा। आप वो बराबर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके हाथ में ये किताब रहना जरूरी है ताकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी। ये नाटिका है, इसलिए कौन शब्द बोल रहा है वो मैं पहले बोलूंगा। जैसे महाराज बोल रहे हैं, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं, जिनको शिकायत करना है। शिकायत का मतलब क्या है? शिकायत का मतलब है जिनको कंप्लेंट करना है। ठीक है, जिनको शिकायत करना, कंप्लेंट करने वाले लोग आ गए हैं। तो मंत्री जी कहते हैं जी हाँ आ गए हैं महाराज। अच्छा, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है? मतलब ये लोग तो आ गए हैं लेकिन इनको शिकायत किसके लिए, किन लोगों पे है? तो वो लोग भी आ गए हैं क्या? तो महाराज, मंत्री जी कहते हैं हाँ महाराज, आज सभी शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं, हवा और पानी। अब ये नाटक है, देखिए। महाराज, ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। कार्यवाही का मतलब है प्रोसीडिंग चालू कर देते हैं हम लोग। और पहले पानी को बुलाया जाए। पानी नाम का जो व्यक्ति है, एक्चुअली पानी आप जानते हो, पानी का मतलब वाटर। अब ये नाटक है इसलिए पानी को एक व्यक्ति को, एक लड़के को पानी बना दिया गया है। अब कैसे है? पहले पानी को बुलाया जाए। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। एक लड़का जिसके कपड़े भीगे हैं उसको पानी बना के सामने हाजिर कर देते हैं, और उसके कपड़ों के भीतर एक टेप रिकॉर्डर में पानी से बहने की कलकल आवाज सुनाई दे रही है। उसके कपड़े में एक टेप रिकॉर्डर छुपा देते हैं कि जिसमें एक कैसेट है, जो कैसेट में पानी के बहने की आवाज आ रही है, ताकि ये समझ में आए कि ये व्यक्ति जो है ये पानी है। ठीक है, पानी
पानी बोलता है महाराज की जय हो। महाराज बोलता है पानी, तुमसे इन सब लोगों को शिकायत है, यदि शिकायत सच साबित हो गई तो राज्य के कानून के अनुसार तुम्हें दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा मतलब आपको शिक्षा मिलेगी। दंडित करना मतलब शिक्षा देना। शिक्षा का मतलब पेनल्टी, ठीक है। महाराज मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझसे क्यों नाराज है। पानी कहता है मैं तो एकदम निर्मल हूं महाराज। निर्मल का मतलब है एकदम साफ सुथरा। निर्मल का मतलब है साफ। साफ मतलब मैं, मुझ में कोई पोल्यूशन नहीं है, मैं साफ सुथरा हूं। मंत्री जी कहते महाराज लोगों की पहली शिकायत यह है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। वह नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। नदियों और गहवरों, गहवरों का मतलब है छोटे गड्ढे। गहवरों का मतलब है छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं जिसमें से पानी बहता है, उसको हम लोग कहते हैं गहवरे। तो लोगों की शिकायत ये है कि पानी जो है वो निर्मल नहीं रहा है अभी, और नदियों में या गहवरों में, गड्ढे में, छोटे छोटे तालाब जो रहते हैं उसमें बहता हुआ ये जो आता है, तो ये गंदगी बीमारियां अपने साथ फैलाता हुआ लेके आता है। ये पानी बोलता है। उस पर पानी का जवाब देखिए, बहुत सुंदर जवाब है। महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। पहले पानी का बहुत केयर लेते थे ये लोग, अभी क्या करते हैं, पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए भेज देते हैं। जोहड़ का मतलब है पशुओं को छोटे तालाब। आप जानते हैं बड़े तालाब, छोटे तालाब और नदियां, इस तरह से यहाँ पानी रहता है। तो पहले, अभी ये लोग, पानी का कहना यह है, ये लोग क्या करते हैं, गांव में जो छोटे छोटे तालाब है वो स्वच्छ रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं लोग, इसमें जानवरों को नहाने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखो, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। अब पशु गंदगी करते हैं तो गंदगी सब तालाब में छूट जाती है। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। मतलब तालाब के आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने घर की गंदगी जो है वो तालाब में डाल देते हैं, फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी और शहर के गंदे नालों का पानी छोड़ा जाता है। नदियों में कारखानों का पानी छोड़ा जाता है, गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही मुझे गंदा और दूषित करते हैं। पानी ने कितना सुंदर कहा कि इस वजह से मैं गंदा और दूषित होता हूँ कि ये सब लोग जो है वो अपनी गंदगी मुझ में फेंकते हैं और ऊपर मुझे कह रहे हैं कि मैं ही गंदा हूँ। महाराज सभी लोगों से पूछते हैं, भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है। लोग आपस में फुसफुसा कर बात करते हैं। फुसफुसा कर बात करना है ना, धीरे आवाज में बात करना। और फिर उनमें से एक बोलता है, महाराज यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो पानी की मनमानी है। मनमानी का मतलब है अपने दिल से जो चाहना वो चाह। मनमानी का मतलब है अपने दिल से करना। ये पानी जो है वो अपने दिल से सब कुछ करता है, ठीक है, ओके। तो कहीं बरसता है कहीं नहीं बरसता है, तब पानी क्या कहता है, नहीं महाराज मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। जिधर ढलान हो, आपने देखा होगा जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो। ढलान का मतलब है जहाँ नीचे जाने के लिए जगह हो। मतलब ऐसे पहाड़ों से देखो नीचे जाने के लिए जगह रहती है, इसलिए वो वहां जहाँ का माहौल अनुकूल हो। माहौल का मतलब है वातावरण। माहौल का मतलब है वातावरण। जहाँ का वातावरण अनुकूल हो, जहाँ पर ढलान हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। आप देखोगे वहां पर बारिश होती ही है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट दिया है और वहां मैदान बना दिए हैं। अब ये देखो पानी की कंप्लेंट देखो कि इन लोगों ने क्या किया। वो तो बोलता है कि जब जहाँ बहुत सारी पहाड़ियां थी, वो पहाड़ी को काट के अभी
ढला मैदान बना दिए हैं, अभी वहां पर पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं, ऐसी जगह पर बरसात कैसे हो सकती है? इसलिए सब जो क्या कहते हैं कि जितना हो सकता है उतने पेड़ लगाइए, जितने ज्यादा आप पेड़ लगाओगे उतनी ज्यादा बारिश होती है, उतनी ज्यादा बारिश हो सकती है। वर्षा न होने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, बराबर है ना? इन्होंने ही पेड़ काट डाले हैं, इन्होंने ही पहाड़ काट डाले, इन्होंने मैदान बना दिए, इन्होंने वन नष्ट कर दिए, पूरे जंगल नष्ट कर दिए हैं। कहाँ से बारिश होगी? हाँ, जहाँ पर पहाड़ी है, ढलान है और जहाँ पर वातावरण अनुकूल है वहां पर मैं जाता ही हूँ, मतलब मैं बारिश वहां होती है, मैं मेरे दिल से कहीं नहीं जाता हूँ। दूसरा एक आदमी बोलता है हाँ लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन कहीं कहीं जगह पर इतनी ज्यादा बारिश होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तब पानी कहता है कि जो बादल बना है वो बरसेगा ही। मतलब पानी का कहना है अगर आसमान में अगर बादल आ गया है, उसमें पानी है तो वो तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह है, वहां तो मैं जाऊंगा ही। अब लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? इसका मतलब ये है कि पानी का कहना यह है कि जहाँ पर नदी है, नाले है, जहाँ पर ढलान है, वो मेरी जगह है, वहां पर तो मैं गिरता ही हूं। अब वहां पर आप लोगों ने अपने घर बना लिए हैं तो वो तो डूब जाएंगे, वो तो मेरी जगह है। आप मेरी जगह में अपने घर बना रहे हो। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है वो नदी के किनारे किनारे रहते हैं, और फिर जब नदी को बाढ़ आ जाती है तब क्या हो जाता है, उनके घर उसमें डूब जाते हैं। इसलिए नदी के आजू बाजू में घर नहीं बनाना है। मैं इनकी बनी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? अब पानी का कहना यह है कि ये अपने छोटे छोटे क्या करते हैं कि मेरी जगह पर ये आके बैठ गए और इतनी छोटी सी जगह मुझे देते हैं घूमने। बहुत ज़्यादा, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो मैं इन्होंने जो बनाया है मेरे लिए छोटे छोटे रास्ते, उनमें से थोड़ी घूम सकता हूँ। मेरी जगह फिक्स है, मैं नदी में ही घूमूंगा, और नदी के आजू बाजू का जो एरिया है वो मेरा एरिया है, उसमें लोग नहीं आना चाहिए। लोग फिर आपस में बात करते रहते हैं, वो जो कंप्लेंट करने वाले लोग हैं ना, वो आपस में बात करते हैं। तीसरा एक बोलता है उसमें का, महाराज हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। सदियों से मतलब कई सालों से, सदियों से मतलब बहुत सालों से, सदियों से मतलब बहुत सालों से, बहुत सालों से हमारा गांव, उसमें का एक आदमी बोलता है ऊंची जगह पर बसा हुआ है। मतलब बसा हुआ है कि मतलब हमारा गांव वहां है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज पानी पागल हाथी की तरह चलता है और आंख मूंद कर चलता है। नहीं महाराज, पानी का कहना है उस पर मैं देख के चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। सिर्फ जहाँ पर ढलान है, जहाँ पर नीचे जाने का रास्ता है, मैं वहीं जाता हूँ। कभी भी ऊंची जगह चढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। अब देखिए पानी कैसा क्लियर कर रहा है अपनी सिचुएशन। इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले तो उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच से धीरे धीरे नीचे आता था। पहाड़ों पर बहुत सारे वृक्ष होते थे, इसलिए पानी जो है वो धीरे 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 नीचे आता था। ये लोगों ने क्या किया, सीधे पानी और रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब इन लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं, इन लोगों ने पूरे वृक्ष साफ। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ बल्कि लुढ़कता हुआ आता हूँ। अब देखिए बीच में वृक्ष नहीं है, अब वृक्ष नहीं है तो फिर क्या होता है कि पानी सीधा नीचे आ जाता है और लोगों को लगता है कि पानी बाढ़ आ रही है। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने पूरा पहाड़ी पर के पूरी वृक्ष काट दिए, इसलिए मैं धीरे धीरे नहीं अभी जम के नीचे आता हूँ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? महाराज कोई और शिकायत? तुम्हारी इस चुप्पी से इस बात का गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। महाराज क्या बोलते हैं आखिर में, अपना फैसला देते हैं कि पानी निर्मल ही है, आप ही उसको गंदा बना रहे हो। कैसे? आप झाड़ियों को काट रहे हो, पहाड़ी पर के जितनी झाड़ियां हैं उसको काट रहे हो,
कारखाने का गंदा पानी सब नदी नालियों में मिल रहा है। लोग अपने छोटे छोटे तालाबों में अपने पशुओं को छोड़ देते हैं तैरने के लिए, इससे पानी गंदा हो रहा है। इसलिए पानी को कुछ कहने में कोई मतलब नहीं है, पानी निर्मल है और निर्मल ही रहेगा। अब दूसरा दृश्य, पहले क्या हुआ, पानी पर लोगों ने शिकायतें की। अब किसकी बारी आई है, हवा की। अब जैसे एक भीगे हुए बच्चे को खड़ा कर दिया था, उसको पानी बोला था, तो अभी एक लड़की को खड़ा कर दिया है, उसको उसके पंख लगा दिए हैं, उसके पंख जो है वो उड़ रहे हैं। वहाँ पर एक क्या किया है, एक फैन लगा दिया गया है, और फैन की वजह से सीधा पंखा लगा दिया गया है। वो पंखे की वजह से उसके कपड़े जो है वो उड़ रहे हैं, उसको हम हवा कहते हैं। उस लड़की को हवा बना दिया गया है। महाराज फिर से चालू हो जाता है, मंत्री जी हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं बताओ। एक आदमी आगे आ जाता है, वो बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज आजकल हवा में खुशबू नहीं होती है, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है, इसके बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। बोलते इतनी सारी हवा है, यह हवा में सब बदबू आती है। बदबू का मतलब है गंदी बास। गंदी बास आती है। अब हवा उस पर क्या कहती है, देखिए, महाराज यह आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। हवा के पास में कौन सा बदबू भी नहीं है और कुछ अच्छा खुशबू भी नहीं है। खुशबू का मतलब है अच्छी बास। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग क्या करते हैं, मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। पशु पक्षियों को यहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। पशु पक्षी मरने के बाद में उनसे गंदगी निकलती है, बदबू निकलती है। अब वो हवा में फैलती है। अब हवा को उसके लिए दोष दिया जा सकता है क्या? नहीं। पशु पक्षियों को किसने डाला है? हमने डाला है। इनके कारखानों से निकली हुई गंदगी और गैस मुझ में घुल जाती है। अब ये कारखानों में से चिमनियाँ रहती है कारखानों को, उसमें से पूरी गैस निकलती है। वो गैस हवा में मिक्स हो जाती है और वो हवा इधर उधर फैलती है, तो उससे क्या हो जाता है, गंदगी फैलती है और यह बदबू दूर दूर तक फैलती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखे और कचरे से कंपोस्ट खाद बनाए। कितना सुंदर लिखा है हवा ने। हवा का कहना यह है कि उसने एक भोपाल का उदाहरण दिया। भोपाल में एक अपना कारखाना है, वो उससे क्या हो गया था, उससे ऐसा हो गया था कि रात को एक गैस लीक हुई थी और वो गैस हवा में फैल गई थी। अब हवा जो है वो सब तरफ फैलती है। अब वो गैस जो है वो लोगों के नाक और मुंह में, नाक से मुंह में, पेट में चली गई थी, छाती में चली गई थी और उससे ऐसा हो गया था कि रात भर में कई लोग मर गए थे। ये भोपाल की बात है। अब इससे क्या हो गया, इससे बहुत लोगों को, अब ये हवा को दोष देने की मतलब नहीं है। वो जो कारखाना था जिसमें से ये गैस लीक हुई थी और उसके बाद में ही ये सब दुर्घटना हुई थी, तो इसलिए हवा को दोष देने की जरूरत नहीं है। हवा का कहना यह है कि इन लोगों से कहो कि गंदगी के ढेर न लगाए। गंदगी कैसे, कूड़े रास्ते में मत रखिए और जो भी कूड़ा कचरा रहता है उससे हम लोग खाद बना सकते हैं। खाद हमारे खेती के लिए काम आता है। तो कंपोस्ट खाद जो है उसको हम कंपोस्ट खाद बोलते हैं। कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। तो लोगों से हवा का कहना ये था कि कचरा जो तुम्हारे पास में है वो रास्ते पे मत डालिए, उससे कंपोस्ट खाद बनाइए। आदमी ने, दूसरा आदमी बोलता, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका तुम्हें न्योता दिया था? मतलब तुम एकदम कभी कभी इतनी तेज चलती है हवा और वो हमारे आंखों में चली जाती है, हमको तकलीफ होती है। तो ये आदमी का कहना है, हम क्या तुमको बुलाते हैं कि इतना तेज चलिए? और न्योता देना मतलब आमंत्रण देना। न्योता देना का मतलब है आमंत्रण देना। हवा इस पर कहती है कि मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो मैंने चलना बंद कर दिया। अगर आपको कहना है कि मैंने चलना नहीं चाहिए तो लो मैं चलती नहीं हूँ। हवा का चलना बंद हो जाता है।
आपको भी जान मालूम है आपको, ये जानकर कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि हवा अगर बंद हो जाएगी तो हम तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हवा के बगैर हम कैसे सांस लेंगे। तो जैसे ही हवा का चलना बंद हो जाता है सब घुटन महसूस करते हैं। मंत्री, अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तुम चलोगे नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। फिर हवा बहने लगती है। ये नाटक है, नाटक में इतने सुंदर दिखा सकते हैं अपन। महाराज हवा के बारे में कोई और शिकायत, एक आदमी आता है, एक औरत बोलती है, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं लेकिन हवा आंधी की तरह आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? मतलब हवा, आंधी का मतलब है जब अब कभी बहुत तेज तूफान जो आता है, आंधी का मतलब है तूफान। हवा जब तेज बहती है तो उसे हम लोग आंधी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो औरत थी इसका कहना ये था कि भैया हम हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं लेकिन हवा जब तेज बहती है तब क्या हो जाता है, बहुत सारा घर में कूड़ा कचरा भर देती है, ये रेत भर देती है। तब उस पर हवा का क्या कहना था, महाराज आंधी से इनका मतलब मेरा तेज चलने से है। आंधी का मतलब है मैं जब तेज चलती हूँ उसको आंधी कहते हैं। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ पर इन्हें जब गर्मी लगती है, क्या देखिए जब इन्हें गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहां भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहां जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत मिट्टी कूड़ा आदि जो भी हल्की चीजें रास्ते में होती है वो मेरे साथ उड़ने लगती है और ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास या गली में या सड़क पर डाल देते हैं। अब देखो हवा भी कितना सुंदर कहती है कि आपके घर में कूड़ा कचरा क्यों आता है, क्योंकि मैं जब तेज चलती हूँ तो ये कूड़ा कचरा कहाँ रहता है, आपके घर के बाजू में रहता है। मैं तेज चलती हूँ तो मेरे साथ ये कूड़ा कचरा आता है, आपका ही डाला हुआ कूड़ा कचरा है, वो आपके घर में आ जाता है। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घर में जाता है। महाराज लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं, वो मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों का नुकसान पहुंचाती है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इससे मेरा मन भी बड़ा दुखी होता है। देखिए इसलिए इनका हवा का कहना यह है कि आप कूड़ा कचरा जो है वो आपके घर के बाजू में मत डालिए, उसे ऐसी जगह उसका विनियोग कीजिए, उससे कंपोस्ट खत बनाइए। आप अगर बाहर डालोगे तो वो हवा के साथ में फिर से बहता हुआ आपके घर में आ जाएगा। महाराज का आखिरी में उनका फैसला देखिए, मैंने सबकी बातें सुनी है, लोग हवा पानी से दुखी तो है पर कसूर इनका नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी तभी ये दूषित होने से बचेंगे। लोगों को सफाई की आदत डालना पड़ेगी तभी वो दूषित होने से बचेंगे। दूषित का मतलब पोल्यूशन। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और इन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें, उचित कार्रवाई करें। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। नाटक में हवा और पानी के प्रति अपना अच्छा भाव दिखाते हैं लोग कि जी हाँ हम हवा और पानी को पोल्यूशन नहीं करेंगे, पोल्यूट नहीं करेंगे, तो दोस्तों दूषित नहीं करेंगे। तो इसी तरह ये जो नाटिका है ये बहुत ही सुंदर नाटिका है। इसमें हवा जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में, हवा का प्रदूषण जो है इसके बारे में सुंदर मुकदमा जो है वो एक नाटिका के रूप में लिखा है हमारे गोविंद शर्मा जी ने। अब आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा है ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, इनके से आपको कभी समझ में नहीं आते हैं तो आप इन्हें फिर से बार बार देख सकते हैं, ये वीडियो भी बार बार देख सकते हो। अभी लेसन के पीछे अगर जो कोई क्वेश्चन आंसर्स है वो आप थोड़े से आराम से देख सकते हो। और वर्कबुक में अगर जहाँ पर भी आपके पास वर्कबुक है आप वर्कबुक निकालिए और वर्कबुक के पीछे के जितने भी आपके लेसन है वो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ये जो आज का सेशन था ये माय बोली कोचिंग क्लास की तरफ से लिया गया है और इसके नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट इसका जो इसके बाद का जो लेसन है वो हम देखने वाले हैं। उसका नाम है 4 हाथ चांदना। 4 हाथ चांदना ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।